ये कहानी मैं टाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम टाइलर है और मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब भी कॉलेज के साथ करता हूँ ताकि मेरे कुछ पैसे बच सके और मैं कुछ पैसे सेव कर पाऊँ। कभी कभी मैं ओवर टाइम भी कर लेता हूँ दोस्तों, लेकिन ये उस दिन की बात है जब मैं एक बार फिर अपना ऑर्डर डिलीवर कर रहा था और कस्टमर को ऑर्डर दे रहा था। मेरे साथ मेरे दो दोस्त काम करते हैं, एक का नाम है लिली, एक का नाम है सैम। लिली बहुत ही ज़्यादा आलसी किस्म की है, लेकिन वो काम तो करती है, लेकिन सैम तो सिर्फ पड़े रहना ही पसंद करता है और मुझे नहीं लगता कि मैं इन लोगों से बिल्कुल भी मैच हूँ। मैं थोड़ा अलग हूँ, मैं मेहनत करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेहनत करने से ही ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन ये उस दिन की बात है जिस दिन मुझे ओवर टाइम करना था और इन दोनों को भी। रात के 11 बजे थे और जब मैं वॉशरूम में गया था, वॉशरूम से मैं जब बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक आदमी एकदम विंडो के ऑपोजिट में खड़ा है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और सफ़ेद चेहरा, वो मुझे देख के हंसता है और खिड़की पे हाथ मारता है, जिसको देख के मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है। मैं जल्दी से वहाँ से भागने लगता हूँ और जब मैं देखता हूँ वो इतनी बड़ी बड़ी आंखें कैसे कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर समय खिड़की पे कोई आके नहीं मांगता ऑर्डर, अंदर आते हैं लोग, लेकिन वो खिड़की से ही अपने हाथ को मार रहा है और हंस रहा है, जिसको देख के मेरी तो फटके चार हो जाती है दोस्तों। उसके दांत में बहुत ही ज़्यादा खून लगा है और वो ऐसे अपनी जीभ से उस खिड़की को चाट रहा है और उसका एक तीसरा हाथ भी बाहर निकलता है, जिसको देख के मैं और भी ज़्यादा डर जाता हूँ। मैं फिर लिली और सैम के पास जल्दी से जाता हूँ और उनसे ये सब कहता हूँ और लिली को भी वो आदमी दिखाई दे जाता है और सैम हमारी बातों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन हम दोनों उसे बोलते हैं कि जल्दी से वो गेट सीसीटीवी में देखो कि वो आदमी वहाँ पे खड़ा है, लेकिन उसके 3 हाथ कैसे हैं ये किसी को भी मालूम नहीं चलता है। हम लोग गेट लॉक करते हैं और पुलिस को बुलाने लगते हैं, लेकिन सीसीटीवी में हमें अभी भी दिख रहा था उस आदमी को। वो गंजा था और उसके पूरे मुंह सफ़ेद थे। लिली उसे देख के तो और वो सैम को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और हम देखते हैं कि अचानक से लाइट बंद हो जाती है और हम अपने आप को इस रूम में बंद कर लेते हैं और वो आदमी अब अंदर आ चुका था रेस्टोरेंट के, लेकिन हम लोग एक कमरे में बंद थे जहाँ पे ना तो कोई खिड़की थी ना तो कुछ, और हम लोग रो रहे थे और कोई भी बात करने से डर रहे थे। तभी गोली चलने की आवाज़ आती है और पुलिस के ऊपर कोई गोली चलाता है हमें दिखता है, लेकिन हमारे सीसीटीवी फुटेजेस गायब थे। जब हम पुलिस को बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, तब कोई भी हम पे विश्वास नहीं करता है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई थी और हम लोग घर चले जाते हैं। अगले दिन मैनेजर हमसे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और हम जो बताते हैं, लेकिन मैनेजर बिलीव नहीं करते क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस नहीं थे। लेकिन मुझे ये कहानी मैं माइकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं एक दिन एक बार में गया था। मेरे को बार के बारे में ज़्यादा तो पता नहीं था, लेकिन मैं कभी कभी बार में जाके अपना मनोरंजन कर लिया करता था। लेकिन इस बार मुझे बार में बहुत सारी लड़कियां मिली जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और वेट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। और इसी बीच मुझे मिली एक लड़की जिसका नाम मराया था। उसको देख के मुझे पहली नज़र में प्यार हो चुका था और मैं उसी के साथ जीना मरना सब कुछ करना चाहता था। मैं उससे इतना प्यार करने लगा था कि मैं अपने आप से भी नहीं बता सकता कि वो कितनी सुंदर थी। मैं उसके साथ उठता बैठता पूरे क्लब, फिर वो मुझे अपने साथ अपने घर लेके आती है और मैं उसके साथ सो जाता हूँ। लेकिन जब मैं सुबह उठता हूँ देखता हूँ मैं एक गंदे से बिस्तर में सो रहा हूँ, जहाँ पे बगल पे बहुत सारा गंदा पानी पड़ा हुआ है। यहाँ पे चूहे दौड़ रहे हैं।
मकड़ियों के जाले के समीप ये एक पुराना और अजीब डरावना घर है और मैं इससे जल्दी से जल्दी निकलने के लिए दौड़ा। और मैंने जब देखा, मैंने को समझ नहीं आया कि मैं तो कल उस लड़की के साथ गया था, तो मैं यहाँ पे कैसे आ गया और मेरी कार वहाँ पे ही पार्क थी। और मुझे तभी याद आता है कि मैं कार में उसी के साथ आ रहा था। लेकिन जब मैंने सीसीटीवी फुटेजेस चेक की तो मुझे पता चला कि मैं अकेले बात करते करते कार में आया था। और जब थोड़े दिनों बाद मुझे एहसास होने लगा कि मैं अब एक बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह से बिहेव करने लगा हूँ। मेरे बॉस भी मुझे बोल रहे हैं, क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ मराया के बारे में ही सोचे जा रहा था और हर दिन मैं उसके मिलने के लिए बार में जाता और उससे साथ उठता बैठता और सुबह होते ही मैं उसके उसी घर में पहुंच जाता जहाँ पे मैं हर समय जहाँ पे सुबह को अपने आप को पाता था। और उसी जगह पे एक दिन मैंने एक और आदमी को देखा। उसने भी मुझको देखा और बोला कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसने कहा कि मैं यहाँ पे एक लड़की के साथ आया हूँ और मैंने उसे जल्दी से भगा दिया। मुझे अब समझ में आने लगा था कि ये सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है और ये किसी इंसान का नहीं बल्कि आत्माओं का खेल है। लेकिन मैं फिर भी इन आत्माओं के खेल में फंसते जा रहा था और अपने आप को धीरे धीरे और ज़्यादा कमज़ोर किए जा रहा था। मुझे ये सब अच्छा लगता था, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था कि मेरी जगह पे कोई दूसरा आ जाए और मैं उनको देख के चिढ़ जाता था और उनको जल्दी से जल्दी मार मार के यहाँ से भगा देता था। और उनको देख के दूसरे लोग भी यहाँ से जल्दी निकलने लगते हैं। उन लोगों को भी मैं बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक तरीके से भगा देता हूँ इस जगह से। और फिर एक बार हम लोग को यहाँ पे पुलिस आके पकड़ लेती है और मुझे इन सारे जुर्मों के लिए सज़ा हो जाती है। लेकिन मैं आज भी खुद को दोषी नहीं मानता और मैं मराया के साथ ही उसी घर में रहने के लिए जीना चाहता हूँ। लेकिन पुलिस ने उसे सील कर दिया है। अब आज भी मैं उसी घर में जाने के लिए तरसता हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं ये इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकलूँगा। मैं अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन मराया का ख्याल मेरे दिमाग से हट ही नहीं रहा। असल में मैं एक पागल आदमी बन चुका हूँ जो किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता है। आखिर में मैंने ऐसे ही कुछ हत्याएं कर दी और मैं उस घर में अब ऐसे पड़ा हूँ जैसे कि कोई जिंदा लाश पड़ी हुई होती है। आज भी रात को मैं उसी जगह पे जाता हूँ और मराया के साथ पूरी रात बिताता हूँ। लेकिन अब मेरी शारीरिक क्षमता इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। और मैं एडमिट होने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरी शरीर में अब कुछ भी नहीं बचा है और मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। और मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि मैं अब कुछ भी समझने के हालत में नहीं हूँ। मुझे इंजेक्शन देके शांत किया जाता है। कुछ दिन अस्पताल में रिहैब में रहने के बाद मैं मराया को धीरे धीरे भूलने लगा हूँ। मैं अपनी मॉम के साथ अभी रहता हूँ और धीरे धीरे ठीक होने की कोशिश भी करता हूँ। अब आज मैं उस घर से बहुत ही ज़्यादा दूर हूँ और मैं उस घर में फिर कभी भी नहीं जाना चाहता हूँ। क्या आपको पता है इस घर का असली सच है, एक आत्मा का सच जो हमें इस घर के साथ बांधे रखता है। ये कहानी मैं मेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये तब की बात है जब मेरे पति गुजरे हुए 1 साल बीत चुके थे और मैं एक सिंगल मदर होने के बारे में ही सोच रही थी। तभी मेरे पड़ोसी ने मुझे जैक नाम की एक लड़के की फ़ोटो दिखाई। हम दोनों 6 महीने तो अच्छे रहे। उसने मुझे प्रपोज़ करके मेरे साथ 6 महीने अच्छे रहा। लेकिन फिर 6 महीने बाद मुझे पता चला कि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है और लोगों से लड़ाई भी करता है। ऐसे ही हमारे दोस्त भी हमसे बात करना बंद कर देते हैं।
फिर वो अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतारने की कोशिश करता है, मेरे ऊपर हाथ उठाता है, मुझे बदतमीज़ी से बात करता है। एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी, मुझे इतना मारा और मार मार के मेरे सारे कपड़े उतार दिए और फिर बोला कि अब तुम जहाँ भी भागना चाहती हो भाग जाओ, देखते हैं तुम कहाँ भागती हो। फिर उसने बताया कि मैंने बताया कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही ख़राब है, लेकिन फिर मैं जब अपने बेटे के पास सोने गई, उसने मुझे अपने बालों से पकड़ा और उठा के बाहर पटक दिया और बोला कि चलो यहाँ से, अगर तुमने फिर से मुझसे बचने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इससे भी बुरी हालत में पहुँचा दूँगा। ये बोल के उसने मुझे फिर से मारना शुरू कर दिया और इस बार हर बार से ज़्यादा ज़ोर से मुझे मारा और मेरी हालत और भी ज़्यादा बदतर हो गई। इस बार मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे और मेरे शरीर के हर एक अंग में दर्द हो रहा था। और उसने बताया अगर तुमने फिर से मुझसे बचने की कोशिश की तो इस बार तुम्हें और तुम्हारे बेटे को दोनों को ही ख़त्म कर दूंगा। फिर वो जब सो गया तो मैं अपने बेटे को लेकर निकलने ही वाली थी कि उसने मेरा पैर पकड़ लिया और बोला कि तुम कहाँ जा रही हो। उसने कहा कि मैं यहाँ पे पानी पीने जा रही हूँ। फिर बोला उसने कि तुम उसे पानी पिला दो। फिर मैं किचन के पीछे वाले डोर से भागने लगी और भागते भागते एक पुलिस स्टेशन में जाके पहुँच गई। वहाँ पे पुलिस ने जब बताया कि आप कहाँ से आए हैं और हम लोग आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, फिर उसने पूरी कहानी बताई और फिर 2 पुलिस अधिकारी आए और उसकी मदद करने की कोशिश करने लगे और मेरे बेटे को एक महिला पुलिसकर्मी ने पानी पिलाया और खाना भी खिलाया और फिर मुझे कुछ कपड़े दिए और फिर मेरे को चिल्लाने की आवाज़ आई जैक की, जो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। फिर मैंने पुलिस को डिटेल में बताया कि मेरे साथ क्या क्या जुल्म हो रहा था इतना दिनों से। फिर उनको जैक का एक नोट मिला जिसमें उसने बोला था कि इस बार अगर तुम मेरे पास मिल गई मुझे तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कहाँ फेंक दूंगा ये मेरे को भी नहीं पता, ऐसी जगह दफनाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। ये पढ़ के तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इस बार पुलिस वालों ने कहा कि तुम्हारा साथ हम देंगे। फिर जज ने उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया और उसने अपने गुनाह को कबूलने से मना कर दिया। अब वो जेल में ही बंद है। लेकिन मैं जब घर चली गई तब मुझे उसकी एक चिट्ठी मिली कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, मैं फिर से आऊँगा।